के कोरोजन को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन के कोरोजन को क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। अब देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें क्या होता है? तो कुल मिला के आयरन आपका एटमॉस्फेरिक एयर में से ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर भी होता है, उस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और एक ब्राउन कलर का कंपाउंड बना देता है। इसी को हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। यहाँ पे वाटर आपने ध्यान रखना कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। कैटलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो एक्चुअली रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट इस तरह से करता है कि उसका कोई भी अमाउंट डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वाटर जितना भी एक्स यहाँ पे यूज हुआ था वो सारा का सारा डॉट के फॉर्म में चला गया। ठीक है, जिस जहां पे भी आपको इस तरह से डॉट एक्स करके वाटर मिल जाए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये आपकी एक रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और रस्ट के अंदर आयरन जो होता है यहाँ पे +3 में चला जाता है। ठीक है, और आयरन कुल मिला के क्या एक्ट करता है? तो आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका ये खुद क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रेड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो इस तरह से आयरन का रस्ट बनता है। अब देखिए इस रस्ट का फ्लेकी नेचर होने की वजह से, फ्लेकी नेचर का मतलब क्या है? ये बड़े आसानी से सरफेस से निकल सकता है या छूट सकता है। जहां पे भी आपको रस्ट दिखे एक बार वहां पे हाथ लगा के देखना। ठीक है, थोड़ा सा रब करके देखना, आपके हाथ में रस्ट लग जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग लेयर नहीं बनाता है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर। जैसे ही रस्ट बनता है वो वियर ऑफ हो जाता है और एक नया सरफेस एक्सपोज हो जाता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, और इसी तरह से जो है रस्टिंग ऑफ आयरन चलता रहता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा सब्सटेंस आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये रस्टिंग प्रोसेस है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और रस्टिंग बहुत खतरनाक है क्योंकि आयरन जो है हम लगभग हर एक चीज के अंदर यूज करते हैं। कोई भी आप जो है बॉडी देख सकते हैं, कार, स्कूटर, बाइक की, उन सब के अंदर आपको रस्ट कहीं ना कहीं लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्डिंग्स के अंदर गाटर, ठीक है, या लेंटर जब डालते हैं तो उसके अंदर सरिये यूज करते हैं, वो भी आयरन के बने होते हैं, तो वहां पे भी रस्टिंग की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ब्रिजेस, जितने भी ब्रिजेस बनते हैं सब के अंदर जो है आयरन को यूज किया जाता है एक्सटेंसिवली, तो वहां पे भी एक बड़ी प्रॉब्लम है रस्टिंग से रिलेटेड। इन प्रॉब्लम का समाधान क्या होगा वो थोड़ी देर में देखेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट आपके पास कोरोजन, टार्निशिंग। टार्निश का मतलब होता है एक साइनी सरफेस है, और वो साइनी सरफेस जो है कोरोजन की वजह से कैसा हो गया? डल पड़ गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टार्निशिंग बोलते हैं। ठीक है, टार्निशिंग किस किस की हो सकती है? तो कॉपर, सिल्वर, ब्रास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, और भी बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं जिनकी टार्निशिंग पॉसिबल होती है। ठीक है, इवन सोडियम, इनकी भी टार्निशिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए जनरली हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो जनरली हम पढ़ते हैं सिल्वर की टार्निशिंग, तो स्पेशली सिल्वर की टार्निशिंग पढ़ी जाती है। सिल्वर आर्टिकल जो है जब नए बनते हैं वो बिल्कुल चमकीले होते हैं इस तरह से, या लड़कियां झुमके वगैरह पहनती हैं, ठीक है, बहुत सारे आइटम पहनती हैं, तो वो सारे के सारे जो है कैसे होते हैं? बिल्कुल शाइनी नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद यानी कि 1 या 2 साल के बाद उनका कलर थोड़ा सा डिमिनिश कर जाता है या डल पड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं टार्निशिंग। ठीक है, अब ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि टार्निशिंग भी ऑक्सीजन की वजह से हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक स्पेशल सब्सटेंस भी हो सकता है जिसकी वजह से टार्निश वो सब्सटेंस होता हो। जैसे कि सिल्वर के केस में H2S गैस के साथ ये रिएक्ट करता है और ये Ag2S बना देता है। Ag2S अपने आप में एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, और ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो है इसके, मान लीजिए सिल्वर आर्टिकल था, इसके ऊपर इस तरह से जम जाता है, तो इसका कलर जो है थोड़ा सा आपको डल लगता है। इसी को हम बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, ये है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर के बारे में। अब देखिए इसी तरह से कॉपर भी टार्निश करता है। कॉपर भी टार्निश करता है,
तो कॉपर जो है अपने आप में अलग सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, ये CO2 के साथ मेनली रिएक्ट करता है, O2 और H2O, इन सभी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके ये कहाँ से आते हैं ये आपको पता होना चाहिए, एयर से आते हैं। तो इन सब के साथ रिएक्ट करके ये बना देता है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये पूरा नाम बोलेंगे इसका, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक क्यों बोला, क्योंकि OH माइनस है यहाँ पे। कार्बोनेट क्यों बोला, कार्बोनेट है, और किसका कार्बोनेट है, कॉपर का, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट इस तरह से नाम रखा जाता है। इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है ग्रीन कलर, ठीक है बेटा। कॉपर केवल एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कलर ब्राउन होता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी है, जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बनाया गया था तो ये ब्राउन कलर की इस तरह की आपको दिखती थी, लेकिन इसके जो है टार्निशिंग होती गई और फिलहाल टाइम में आपको जो है इस तरह की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखती है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर किसकी वजह से हुआ, तो ये ग्रीन कलर हुआ टार्निशिंग की वजह से, ठीक है बेटा। तो इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा टार्निशिंग जो है, मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए भी पढ़ते हैं। मैग्नीशियम के टार्निशिंग की वजह से ही जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उससे पहले उसको हमें थोड़ा सा स्क्रैच करना पड़ता है या सैंड पेपर से रब करना पड़ता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये भी अपने आप में दोनों व्हाइट, सिल्वरी व्हाइट मेटल होते हैं, बिल्कुल चमकीले आपको दिखेंगे, ठीक है। लेकिन इनकी भी टर्निशिंग हो जाती है। ये किस तरह से टर्निश करते हैं, तो मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। मान लीजिए ये मैग्नीशियम का मेटल था और कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जम जाएगी। अब देखिए ये जो लेयर जो होती है ये वियर ऑफ नहीं करती है, यानी कि हटती नहीं है। अगर रिएक्ट कर गया तो इसी तरह से जो है चिपकी रहती है। इसी वजह से नया मेटल जो है आपका रिएक्ट नहीं कर पाता है। जैसा हमने आयरन के केस में देखा था वैसा यहाँ पे नहीं होता है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आयरन के केस में जो रस्ट बनता था वो फ्लेकी नेचर का था, लेकिन ये फ्लेकी नेचर का नहीं होता है, ये स्टेबल होता है, ठीक है। यानी कि जहां पे बना वहीं के वहीं चिपका रह जाएगा। इसी वजह से मैग्नीशियम रिबन को जब आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको डल कलर दिखेगा, वो किसकी वजह से, मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से। इसी लेयर की वजह से इसकी बर्निंग भी नहीं हो पाती है। हम क्या करते हैं, सैंड पेपर लेते हैं, सैंड पेपर के ऊपर कांच का पाउडर लगा होता है, वो कांच का पाउडर क्या करता है, इस लेयर को वेयर ऑफ कर देता है, ठीक है। वेयर ऑफ का मतलब क्या होगा, इस लेयर को जो है हटा देता है, इस तरह से हटा देगा। अब आप जो है बड़े आसानी से इसको बर्न कर पाओगे और बर्न करके जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था उसको आप अच्छे से देख पाओगे। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरह से, ठीक है। जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपके पास ये सामने क्वेश्चन आएगा, तब वहां पे भी देखेंगे इसको दोबारा। इसी तरह से आपने जो है एल्यूमिनियम की फॉइल देखी होंगी। आप खाना जब पैक करके लेके आते थे स्कूल के अंदर, तब आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है वो भी थोड़ी सी डल कलर की होती है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल शाइनी कलर की होती है, ठीक है। डल होने की वजह क्या है, तो डल होने की वजह है इसका टार्निश होना। टार्निश किस तरह से होता है, तो एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है और ये अपने आप में डल कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो टार्निशिंग जो है जनरली हर एक मेटल के लिए देखी जाती है। तो इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है टार्निशिंग के बारे में। अब देखिए किस तरह से कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कोरोजन आपको पता है कि एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। आपके जो है सिल्वर आर्टिकल भी खराब हो जाते हैं, आयरन आर्टिकल खराब हो जाते हैं, कॉपर आर्टिकल खराब हो जाते हैं। तो इसको किस तरह से प्रिवेंट हम कर सकते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कुल मिला के आपको वजह पता होनी चाहिए कोरोजन की क्या होती है। तो कोरोजन की वजह क्या है, कोरोजन की वजह है कि सरफेस ऑफ मेटल और एटमॉस्फेयर का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट, ठीक है। अगर ये दोनों कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो डेफिनेटली आप कोरोजन को रोक सकते हो। तो देखिए इसका एक सिंपल सा तरीका है कोरोजन को रोकने का। आप क्या करो, मेटल सरफेस के ऊपर कोई एक लेयर लगा दो और वो लेयर डायरेक्टली जो है एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। इसकी वजह से क्या होगा, ये लेयर इस अंदर वाले आपके मटेरियल को या सब्सटेंस को प्रोटेक्ट करेगा,
ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपोजर ना होने की वजह से ये जैसा का तैसा बना रहेगा। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा कि कोई भी आयरन आर्टिकल आप खरीदते हैं जनरली, गेट या खिड़की जंगले, ठीक है, तो उसके ऊपर सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेंट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पेंट अप्लाई करने की वजह क्या है, पेंट अप्लाई करने की वजह है ताकि आपका आयरन आर्टिकल जो है बना रहे जैसा का तैसा। गेट पे पेंट क्यों करते हैं बेटा, देखिए अगर गेट को आप डायरेक्टली ऐसे लगाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, सिल्वरी व्हाइट लगता है, बिल्कुल बढ़िया लगेगा, लेकिन उसके ऊपर पेंट अप्लाई क्यों करते हैं, तो डिजाइन उसका कलर चेंज करने की वजह से हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी मेन वजह होती है ताकि उसके ऊपर रस्टिंग ना हो पाए। ठीक है, अगर रस्ट नहीं होगा तो काफी लंबे समय तक चल जाएगा आपका गेट, अगर रस्ट हो गया तो ज्यादा लंबे समय तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो गेट चलेगा। ठीक है, बिना अगर आप बिना पेंट रखते हो किसी भी आयरन आर्टिकल को तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल चलेगा, उसके बाद वो खत्म होने लग जाएगा। ठीक है, और हो सकता है आपका यूज का भी ना रहे। तो पहला तरीका मैंने बताया जो मोस्टली किया जाता है पेंटिंग का। ठीक है, दूसरा तरीका, ये सस्ते तरीके हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रीस अप्लाई कर दिया या ऑयल अप्लाई कर दिया। भाई एक लेयर बनानी, लेयर भी आप जो है ग्रीस या ऑयल से बना सकते हो, और ग्रीस या ऑयल क्या करते हैं, वाटर को इसके सरफेस से निकाल देते हैं। ठीक है, आपको पता है ग्रीस या ऑयल के अंदर वाटर जो है ऐड नहीं हो पाता है। हाँ बेटा, कल्पित बिल्कुल इसके बारे में मैं बताऊंगा, आयरन पिलर जो है किस तरह से कोरोड नहीं करता है। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर जो है अभी केवल इसके बारे में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डेफिनेटली आपको ये बात पता लग जाएगी आयरन पिलर जो है किस तरह से कोरोड नहीं करता है। तो देखिए नेक्स्ट आपके पास अलोइंग। अलोइंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आयरन, मैं आयरन का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आयरन के अंदर आप क्या करो, कुछ अलग से नॉन मेटल या मेटल डाल दो, जैसे कि हमने कार्बन डाल दिया, आयरन के अंदर कार्बन डालने पर यह बन जाता स्टील। ठीक है, और मेटल नॉन मेटल में और भी हम बहुत सारी वैरायटी पढ़ेंगे, अगर आप इसके अंदर क्रोमियम और मैंगनीज भी डाल देते हो तो ये बन जाता है स्टेनलेस स्टील। अब ये भी आपने देखा होगा कि स्टेनलेस स्टील के जो जो भी बर्तन होते हैं, चाकू होता है जैसे कि, ठीक है, और बहुत सारे फैंसी गेट्स आने लगे हैं, वो सारे के सारे स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, उसके ऊपर रस्टिंग जो है या तो नहीं होती है या बहुत कम होती है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हुआ, अलॉय फॉर्मेशन की वजह से हुआ। अब देखिए कभी आपने देखा होगा कि आपकी कार या स्कूटर के ऊपर जो पेंट होता है उसके नीचे एक थोड़ी सी डल कलर की एक लेयर होती है। ठीक है, ये मान लीजिए कार या स्कूटर का सरफेस है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक लेयर बनी होती है, तो वो लेयर किसकी होती है, तो लेयर होती है वो बेटा वो जिंक की। अगर आप आयरन के सरफेस के ऊपर जिंक की लेयर बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप जिंक को सरफेस के ऊपर चिपका देते हैं। ठीक है, जिंक कोटिंग इस एक तरह से आप बोल सकते हो, जिंक कोटिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हुए आप जिंक कोटिंग कर देते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है बेटा, तो ये है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के बहुत सारे तरीके। मेनली आपने याद रखना पेंटिंग का, अलॉय का और गैल्वेनाइजेशन का। ठीक है, और ये तो बहुत नॉर्मली है, तो जब भी पूछे 3-4 वजह तो आपने लिखनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब देखिए आपके क्वेश्चन का जवाब, आयरन पिलर जो है किस तरह से डस्टिंग से बचा हुआ है अभी तक। ठीक है, बहुत सारा टाइम हो गया इसको बने हुए, तो किस तरह से ये बचा हुआ है। आयरन पिलर के अपनी एक खासियत है। ठीक है, इसको मेटलर्जिकल मार्बल बोला जाता है, यानी कि बहुत एक बढ़िया चीज बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर क्या किया गया है, इस स्टडी से पता लगा है कि फॉस्फोरस को ऐड किया गया है इसके अंदर। ठीक है, फॉस्फोरस एलिमेंट होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर 15। ठीक है, इसको ऐड किया गया है, फॉस्फोरस कंटेंट हाई होने की वजह से ये क्या करता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या बोलते हैं, आयरन हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेट, ये बड़ा सा नाम है। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है FePO4.S3PO4.4H2O, इसको हम क्या बोलेंगे, आयरन हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेट।
तो शुरुआत में क्या किया था, इसके अंदर फॉस्फोरस डाल दिया। फॉस्फोरस सरफेस पे भी होगा, सरफेस के साथ क्या करेगा, सरफेस पे क्या करेगा वो, ऑक्सीजन के साथ और H2O के साथ और आयरन के साथ ये सभी रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये कंपाउंड बना देंगे, FePO4.H3PO4.4H2O। ठीक है, तो जिस तरह से मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में टार्निशिंग होती थी, इसी तरह से टार्निश तो किया इसने, लेकिन ये जो लेयर बनी थी, ये लेयर प्रोटेक्टिव लेयर बनी, जिस तरह से मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के अंदर बना। तो आप कभी भी विजिट करना इसको, इसका कलर जो है बिल्कुल शाइनी नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैकिश आपको कलर दिखेगा इसका। ठीक है, यहाँ पे भी इस तस्वीर के अंदर भी आपको दिख रहा होगा, इसका ब्लैक कलर आपको दिखाई देगा ड्यू टू दिस कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, ये कंपाउंड क्या करता है, और जो बाकी अंदर वाला आयरन है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए इसका थोड़ा सा हमने रेप्लिकेशन भी किया है। रेप्लिकेशन किस तरह से किया है इस वर्क का, तो एक नई टेक्निक आती है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फेट कोटिंग। ठीक है, तो फॉस्फेट कोटिंग नाम का एक पेंट, कोट नाम का एक पेंट आता है। उस पेंट को अगर आप आयरन आर्टिकल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसी तरह की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फॉस्फेट कोटिंग के अंदर फॉर्मूला, उसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है। ठीक है बेटा, समझ आ गया ये बात सभी को, ये बात सबको क्लियर है। आयरन पिलर क्यों करोड नहीं होता है, इसकी वजह पता लगी, हाई फॉस्फोरस कंटेंट। वजह सिंपल सी है। ठीक है, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप केवल इतना लिख दोगे, काम चल जाएगा, हाई हाई फॉस्फोरस कंटेंट की वजह से ये करोड नहीं करता है। ठीक है, अगर 2 नंबर का आता है तो फिर ये फॉर्मूला भी बताना पड़ेगा आपको किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये है आयरन पिलर के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास रेंसिडिटी। देखिए शुरुआत में मैंने जब फिजिकल एंड केमिकल चेंज आपको बताया था, तो वहां पे रेंसिडिटी नाम की एक चीज लिखवाई थी। रेंसिडिटी को हम संस्कृत या हिंदी के अंदर विकृति गंधिता बोलते हैं। ठीक है, रेंसिडिटी होता क्या है, तो जिस तरह से मेटल्स एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करके कुछ कंपाउंड बना लेते हैं और उसकी वजह से कुछ आपको ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, उनका कलर चेंज दिखाई देता है, उसी तरह से जो फूड आते हैं आपके, ठीक है, जितनी भी तरह के खाने हैं, वो सारे के सारे एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करके और बहुत सारे स्मेल प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं। उन कंपाउंड्स के प्रोडक्शन को ही रेंसिडिफिकेशन या रेंसिडिटी बोला जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से मेटल्स कोरोड करते हैं, उसी तरह से खाना खराब होना क्या कहलाएगा, रेंसिडिटी कहलाएगा। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको पढ़िए, रेंसिडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का एडिशन। तो फूड होगा आपका, ठीक है, फूड में क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा कुल मिला के, और हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। कुल मिला के फूड के अंदर जो आपके फैट या ऑयल होते हैं वही केवल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं फैट और ऑयल को। फैट एंड ऑयल आर बिगर मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, आपको पता है बैक्टीरिया बहुत छोटे छोटे जो है जीव जंतु होते हैं, तो वो हर एक जगह प्रेजेंट होते हैं, कोई भी चीज आप रखो उस चीज के अंदर जनरली आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फैट और ऑयल को अल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। और ये जो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बने हैं, ये फाउल स्मेल के कंपाउंड होते हैं। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा काफी बार कि जब खाना खराब हो जाता है तो वहां से बहुत ही अजीब सी बदबू आती है। ठीक है, तो बदबू किसकी वजह से आती है, इन कंपाउंड्स की वजह से आती है। ये कंपाउंड एग्जैक्टली इनके नाम नहीं, ये क्लास ऑफ कंपाउंड है। ठीक है, क्लास ऑफ कंपाउंड्स है ये क्लास ऑफ कंपाउंड हम 5th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, कार्बन एंड कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, ये सब बातें आपको पता लगने वाली है। ठीक है बेटा,
इसको हम कभी कभी ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो कोरोजन और रेंसिडिटी, इनको हम जो है कभी कभी क्या बोलेंगे, ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलेंगे। ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बिना किसी हीटिंग के जो प्रोसेस हो जाए या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, इसको हम बोलेंगे ऑटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये क्या होगा, बिना किसी एडिशन ऑफ हीट के, एडिशन ऑफ हीट और एनर्जी, यानी कि इन प्रोसेसेस को होने के लिए कोई भी एनर्जी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड नहीं होती है, इसको हम बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। ये होती है विकृति गंधिका। अब देखिए किस तरह से रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन में हम पढ़ते हैं, प्रिवेंशन किस तरह से करेंगे, ये उसी तरह से है जिस तरह से हमने कोरोजन को प्रिवेंट किया था। ठीक है, तो कोरोजन में हमने क्या किया था, सरफेस को और एटमॉस्फेयर के इनके बीच में हमने एक लेयर डाल दी थी। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें जो है डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तरीका एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, क्या मतलब होता है इनका, ये थोड़ा समझते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेंट का मतलब होता है जिसका खुद का रिडक्शन हो, और एंटी का मतलब क्या होता है, उनका प्रिवेंट करने वाला। ठीक है, तो कुल मिला के फैट या ऑयल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये अल्डिहाइड एंड कीटोन बनाते हैं, ये आपके पास जो है एसिडिटी होती है। लेकिन जब आप इन एंटीऑक्सीडेंट को डाल देते हो, एंटीऑक्सीडेंट को डाल देते हो, तो ये क्या करते हैं, फैट एंड ऑयल को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये खुद रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, फैट और ऑयल अब रिएक्ट नहीं करेंगे अगर आपने खाने के अंदर डाल दिया है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और ये अपने आप में एक बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, और वो कंपाउंड अपने लिए हानिकारक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट किस तरह से एक्ट करेगा, काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऑक्सीजन जो है आपको पता है नॉन मेटल है, नॉन मेटल किस तरह से एक्ट करता है, तो नॉन मेटल आपको पता होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट हमेशा ध्यान रखना ये एक रिडक्टेंट की तरह काम में करता है, रिडक्टेंट का काम करेगा हमेशा। ठीक है, ये क्या करेगा, रिडक्टेंट का काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स आर रिडक्टेंट्स, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, हेलो, आवाज सुनाई दे रही है बेटा? यस सर। अब देखिए एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल है। तो जनरली दो तीन एंटीऑक्सीडेंट आप यूज करते हैं। सबसे पहला है BHT। BHT की फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, और BHA। BHA का मतलब होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल। ठीक है, ये दो जनरली जो है हम पैक्ड फूड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो फैक्ट्री से फूड निकल के आता है जनरली इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट वहां पे डाले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, इस तरह की चीजें खाते हो तो वहां पे आपको ये एंटीऑक्सीडेंट मिल सकते हैं। अब देखिए एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि फूड के अंदर जो फैट और ऑयल है उनको बचाता है, और अपने आप का जो है रिएक्शन करवाता है। तो कुल मिला के ये अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं ओवर फूड। ठीक है, यानी कि खाने को खराब नहीं होने देते, अपने आप को खराब कर लेते हैं। तो सेक्रीफिशियल एक लेयर प्रोड्यूस करते हैं फूड के अंदर। ठीक है, दे सेक्रीफाइस देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट द फूड आइटम। फूड आइटम के अंदर जो फैट एंड ऑयल होते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब काम में आते हैं। अब देखिए और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो ये रिएक्शन थी आपकी फैट एंड ऑयल की, फैट एंड ऑयल ये आपके रिएक्ट कर रहे थे ऑक्सीजन के साथ, ये अल्डिहाइड और कीटोन बना रहे थे। ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए इस रिएक्शन को हम स्लो डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये रिएक्शन स्लो हो जाती है तो मान लीजिए एक खाना आपका एक हफ्ते के अंदर खराब होना था, उसको आपने प्रिवेंट करके क्या कर दिया, मान लीजिए 1 महीने तक चला दिया। ठीक है, तो वो भी काम ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली रेफ्रिजरेशन करते हैं। रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है, फ्रिज के अंदर रख देते हैं।
तो खाने को फ्रिज में रखने का केवल यही मतलब होता है कि आप उसको क्या कर रहे हो, उस विकृति गंधिका या एसिडिटी को स्लो डाउन कर रहे हो। ठीक है, रेफ्रिजरेशन की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा और ऑटो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत ही जनरल से एग्जाम्पल और हैं। जनरली आप क्या करते हैं, घरों में जो भी घर की बनाई हुई नमकीन या इस तरह के आइटम होते हैं, बिस्किट्स वगैरह, तो उनको हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखते हैं। एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखने का मतलब क्या है, तो देखिए एक डब्बा है, उसके अंदर आपने जो है फूड आइटम रख दिए इस तरह से। अब जितनी भी एयर है उसके अंदर वो तो रिएक्ट कर जाएगी, ठीक बात है, लेकिन एयर टाइट अगर आपने इसको कर दिया कंटेनर को, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं आ पाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि जो अंदर ऑक्सीजन है उसी के साथ सारा का सारा रिएक्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रिएक्ट करने के लिए इसको क्या चाहिए, O2 चाहिए। अब एक्स्ट्रा O2 यहाँ पे नहीं आ पाएगी, इसका मतलब तब भी आप खाने को बचा सकते हैं। इसलिए जनरली जो है ऑयली थिंग्स को हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, लिमिटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस की लिमिट सप्लाई को लिमिट कर देता है, थोड़ा सा कम कर देता है। उसके बाद देखिए लाइट जो है, सनलाइट डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, तो सनलाइट भी ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को फास्ट अप करता है, यानी कि जल्दी करता है। अगर किसी फूड आइटम के अंदर ज्यादा आपने ऑयली सब्सटेंस डाला हुआ, जैसे कि कोई भी फ्राइड चीज, ठीक है, चिली पोटैटो या और भी कोई चीज देख सकते हैं, तो अगर इनको आप सनलाइट में रखते हैं तो वो काफी जल्दी खराब हो जाएगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि लाइट जो है ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को फास्ट अप करती है। अगर आप उन चीजों को एब्सेंस ऑफ लाइट के अंदर या छाया के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो आप जो है रेंसिडिटी को कुछ टाइम तक प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका आपका, ये जनरली आप देखते होंगे कि कुरकुरे या चिप्स के जो पैकेट होते हैं वो पफ्ड होते हैं। ठीक है, पफ्ड होने की वजह क्या है पता है आपको, गैस है। गैस कौन सी है, तो जनरली गैस हम यूज करते हैं एक ऐसी गैस जो कि डायरेक्टली उस आइटम के साथ रिएक्ट नहीं करती है, तो वो होती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस पैकेट के अंदर एक नॉन रिएक्टिंग गैस ऐड कर देते हैं, जनरली नाइट्रोजन होती है। अब आप ऐसा भी सोच सकते हो कि इसके अलावा भी और कौन सी गैस हो सकती है, तो नोबल गैसेस हो सकती थी, बिल्कुल ठीक है, नोबल गैसेस आर पॉसिबल। लेकिन नोबल गैसेस को एक्सट्रैक्ट करना एटमॉस्फेयर से काफी कॉस्टली पड़ता है, काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि नोबल गैसेस जो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही कम अमाउंट के अंदर होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस लगभग 78% है, तो नाइट्रोजन को निकालना आसान होता है और नोबल गैसेस को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, इसी वजह से नोबल गैसेस को यूज नहीं किया जाता है और केवल नाइट्रोजन गैस को यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक, बोलिए। यस सर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर समाप्त होता है बेटा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म। अब एनसीईआरटी को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 1-2 मिनट रुकेंगे, मैं एनसीईआरटी निकाल रहा हूँ। तो देखिए एनसीईआरटी बुक का आप एक एक वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी पार्ट भी और क्वेश्चंस भी अपने आप करके देखेंगे। एक्सरसाइज के सोल्ड एग्जाम्पल या सोल्ड क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ग्रुप के अंदर, तो वो जैसे के तैसे आपने लिखने हैं। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी बुक दिख रही होगी। अब देखिए इसमें मेन चीजें क्या हैं वो थोड़ा सा समझ लो एक बार, किन किन बातों पे आपने स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए होंगे, कुछ एक्टिविटी आपको दी गई होंगी, उन एक्टिविटी पे आपका खास ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक्टिविटी 1.1। ठीक है बेटा, इन एक्टिविटीज को आप अच्छे से समझेंगे, इनका क्या मतलब है, ये क्यों किया गया, हर एक चीज का आपको रीजनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि एक्टिविटी 1.1 के अंदर अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है। ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर
एंड कलेक्टिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम रिबन को जो है सैंड पेपर के साथ रब करना पड़ता है। ठीक है, इसकी वजह क्या है, तो काफी बार इसकी वजह पूछ लेते हैं। इसकी वजह होता है टार्निशिंग ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, ये क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम इज टार्निश्ड। तो इस टार्निश्ड लेयर को हम क्या करते हैं, बाय रबिंग विद सैंड पेपर इसको निकाल देते हैं। ठीक है, और फ्रेश मैग्नीशियम ही केवल इसके साथ जो है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर रिएक्ट करेगा, ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हम बर्नर लेते हैं। बर्नर का सिंपल सा मतलब होता है चूल्हा। ठीक है, लैब के अंदर इस तरह का आपको चूल्हा मिलता है। आपने घरों में जो है बड़ा चूल्हा देखा होगा जिसके ऊपर खाना पकाते हैं, लेकिन लैब के अंदर आपको जनरली इस तरह का चूल्हा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एक टोंग लिया हमने। टोंग का मतलब होता है एक चिमटी जैसी होती है, ठीक है, जिससे आप चीजों को पकड़ सकते हो। मैग्नीशियम रिबन लिया, ये मैग्नीशियम रिबन है। इसको हमने क्या किया, डायरेक्टली एक्सपोज कर दिया थ्रू फायर। तो मैग्नीशियम रिबन को जैसे ये बर्न करते हैं तो यहाँ पे एक व्हाइट सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नीचे हमने वाच ग्लास लिया। वाच ग्लास जो है ग्लास का बना होता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ व्हाइट कलर का, और साथ के साथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम भी प्रोड्यूस होती है। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सफेद लाइट आपको दिखेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है मैग्नीशियम के लिए। ठीक है, काफी बार इसके बारे में पूछ लेते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शन होती है मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्लस इट इज एमिटिंग आल्सो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए काफी बार ये पूछ लेते हैं कि इस तरह के रिएक्शन को आप क्या बोलोगे। तो सबसे पहला इसका इसको हम बोल सकते हैं, सबसे पहला इसका नाम इसका हो सकता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये दोनों नाम इसके पॉसिबल हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोल सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलने की वजह है कि यहाँ पे आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन नंबर आपका चेंज हो रहा है। मैग्नीशियम एलिमेंटल स्टेट में 0 में आएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस है 0 में आएगा, मैग्नीशियम यहाँ पे +2 में और ये -2 में। तो कुल मिला के मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ये बातें आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर बताओ कैसा होगा। ठीक है, नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम जो है जनरली बोलते हैं बेसिक नेचर का। बेसिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी इसको पानी में डाला जाता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस तरह के नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, ये एक बेस होता है। इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक, बोलिए। Yes, sir. अब देखिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, काफी बार क्या करते हैं, मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा बोल सकता है कि भाई ठीक है, आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, उसके बाद फर्दर रिएक्ट किया और एक और सब्सटेंस बना, इस तरह से पूछ रहता है। या इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है कि मैग्नीशियम को अगर नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करवाया, यानी कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये बनाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है अपॉन वेरी मच हीटिंग। अब देखिए मैग्नीशियम नाइट्राइड जो बना है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला और इसका नाम पता होना चाहिए आपको। मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। ठीक है, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी आपके जो है एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए काफी बार मैग्नीशियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस पूछ लेते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है सिंपली वाटर के साथ रिएक्शन। ठीक है,
तो वाटर के साथ ये रिएक्ट करके प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। अब ये जो रिएक्शन होती है ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर एक गैस प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन ऑफ गैस। अमोनिया जो है यहाँ पे गैसेस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है आपके पास, ठीक है। ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर